ऑलराइट जी, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्किंग्स। देखिए, जो आपने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के अंदर फिगर्स देखी हैं, कुछ फिगर्स तो स्ट्रेट अवे हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से मिल सकती हैं, लेकिन ज्यादातर फिगर्स जो हैं वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब ये फिगर्स हमने कैसे कैलकुलेट करनी है? सबसे पहले टैक्सेशन लायबिलिटी की फिगर देखें तो ओपनिंग बैलेंस हम लेंगे। ओपनिंग बैलेंस किस चीज का? ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट टैक्स प्लस डिफर्ड टैक्स। अब आपने IAS 12 पढ़ा हुआ है, आपको ये दोनों चीजों के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि जब हम टैक्सेशन का अकाउंट बना रहे होंगे तो टैक्सेशन लायबिलिटी में ओपनिंग बैलेंस लेंगे करंट टैक्स का। करंट टैक्स का ओपनिंग बैलेंस कहां से मिलेगा? करंट लायबिलिटी से। और डिफर्ड टैक्स का ओपनिंग बैलेंस कहां से मिलेगा? नॉन करंट लायबिलिटी से। तो याद रखिएगा दोनों लेने। हाँ, अगर एग्जाम के अंदर सिर्फ गिवन ही करंट टैक्स हो तो सिर्फ करंट टैक्स लेंगे करंट लायबिलिटी से। फिर आपके पास है चार्ज फ्रॉम प्रॉफिट और लॉस। ये चार्ज फ्रॉम प्रॉफिट और लॉस क्या चीज है? कि जो इस साल का आपका टैक्स एक्सपेंस है, ये आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस से मिलेगा। फिर आपके पास है ट्रांसफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व। ये क्या चीज है? कि आपने पढ़ा था ये 12 के अंदर कि जब आप रिवैल्यूएशन करते हैं तो उस पर डिफर्ड टैक्स के कंसीक्वेंसेस आते हैं। ये वो फिगर है। क्लोजिंग बैलेंस लेंगे। अगेन क्लोजिंग बैलेंस दूसरे साल की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से मिलेगा। मैंने आपको बताया 2 साल की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन गिवन होंगी। तो पहले ओपनिंग बैलेंस लिया, करंट टैक्स प्लस डिफर्ड टैक्स ओपनिंग पोजीशन से। चार्ज फ्रॉम प्रॉफिट और लॉस लिया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस से, जो कि टैक्स एक्सपेंस की फिगर थी। ट्रांसफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये वो डिफर्ड टैक्स ऑन रिवैल्यूएशन वाली फिगर है। फिर क्लोजिंग बैलेंस लेंगे, अगेन करंट टैक्स प्लस डिफर्ड टैक्स। तो आपके पास टैक्स पेड एज अ बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। आपने ये टी अकाउंट बनाना है, टी अकाउंट में ये पुट करना है, टैक्स पेड एज अ बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, जिसको आप जाके यहां पर इनकम टैक्स पेड में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से लेस कर दें। सो याद रखें कि ये फिगर आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सिमिलरली वी हैव द इंटरेस्ट लायबिलिटी फिगर। लायबिलिटी है तो जाहिर बात है उसको ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा। कहां से मिलेगा? आपको करंट लायबिलिटी से मिलेगा। चार्ज फ्रॉम प्रॉफिट और लॉस क्या है? ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में फाइनेंस कॉस्ट है। अगेन क्लोजिंग बैलेंस दूसरे साल की करंट लायबिलिटी से मिलेगा। इंटरेस्ट पेड एज अ बैलेंसिंग फिगर आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा। और ये इंटरेस्ट पेड अगेन आप यहां पे जाके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से लेस कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास इंटरेस्ट एसेट है। बेसिकली इंटरेस्ट एसेट से यहां मुराद इंटरेस्ट रिसीवेबल एसेट मैंने इसलिए लिख दिया कि आपको याद रहे कि इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आना है। इंटरेस्ट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा और ये करंट एसेट से आपको मिलेगा। इसी तरीके से क्लोजिंग बैलेंस भी आपको मिलेगा करंट एसेट से। चार्ज फ्रॉम प्रॉफिट और लॉस क्या चीज है? जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में इंटरेस्ट इनकम की फिगर है और इंटरेस्ट रिसीव्ड एज अ बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। और ये इंटरेस्ट रिसीव्ड हमने कहां देखा था? ये हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर देखा था कि हम यहां पे आके ऐड कर देंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपको डिविडेंड पेड की कैलकुलेशन के लिए रिटेन्ड अर्निंग्स के अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, यानी हमें एक वर्किंग करनी पड़ेगी। आपको यह भी पता है कि प्रॉफिट जाके रिटेन्ड अर्निंग में ऐड हो जाता है और डिविडेंड प्रॉफिट से पे होता है। ओपनिंग बैलेंस लेंगे। ओपनिंग बैलेंस हमें कहां से मिलेगा? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन रिटेन्ड अर्निंग की जो फिगर होगी। क्लोजिंग बैलेंस भी वहीं से मिलेगा, यानी इक्विटी की फिगर में जाएंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर कहां से मिलेगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस से मिलेगा। ये आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से मिलेगी। या अगर कभी एग्जाम में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी दी हुई है तो वहां से मिल जाएगी, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जो भी बैलेंसेस होते हैं वो एज इट इज आपके फाइनेंशियल पोजीशन में चले जाते हैं। इसी तरीके से रिवैल्यूएशन सरप्लस का जो ट्रांसफर, ये आपको याद हो कि जो हम एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन या जो रिवैल्यूएशन का गेन होता था वो स्प्रेड कर देते थे यूजफुल लाइफ पे, और रिवैल्यूएशन सरप्लस को कर देते थे डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स को कर देते थे क्रेडिट। के रिटेन्ड अर्निंग्स में वो ट्रांसफर कर देते थे बैलेंस। तो अगर कोई ट्रांसफर आ रहा है फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग, वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। डिविडेंड पेड एज अ बैलेंसिंग फिगर निकल आए। सो ये याद रखिएगा कि डिविडेंड की फिगर कैलकुलेट करने के लिए, डिविडेंड पेड की फिगर कैलकुलेट करने के लिए
आपको रिटेन्ड अर्निंग का अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब ये रिवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट हम क्यों बना रहे हैं कि अगर कोई ट्रांसफर है फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग, तो ये वो रिटेन्ड अर्निंग वाली फिगर जो है वो मैंने आपको बताया ये यहाँ पे चल जाए। नेक्स्ट आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट ये अकाउंट है विच इज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, क्योंकि यहां से हमें निकालना है कैश एडिशन यानी परचेज ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और मैंने आपको कहा था कि इतना सिंपल नहीं है कि 2 सालों के पीपीई के बैलेंस को कंपेयर करो तो पता चल जाएगा कि परचेजेस है या डिस्पोजल्स है, क्योंकि मैंने आपको बताया उसमें और भी चीजें हैं, रिवैल्यूएशंस हैं, ट्रांसफर्स हैं। तो ये पीपीई का अकाउंट दो तरीके से बनता है। ज्यादातर पेपर में आपको कैरिंग वैल्यूज ही गिवन होती है तो कैरिंग वैल्यू का अकाउंट बनाते हैं। समटाइम्स एक आध क्वेश्चन के अंदर इस तरह है कि एग्जामिनर ने कभी कॉस्ट की फिगर्स दे दी, कॉस्ट अलहदा दी, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अलहदा दी, सो वहां पर फिर हम कॉस्ट का अकाउंट बना लेंगे। लेकिन याद रखें एग्जाम में ज्यादातर यही पीपीई कैरिंग वैल्यू वाला अकाउंट चलता है। ओपनिंग बैलेंस लेंगे, कहां से मिलेगा भाई? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से मिलेगा। क्लोजिंग बैलेंस कहां से मिलेगा? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से मिलेगा। रिवैल्यूएशन जब अपवर्ड्स हैं तो वो यहां पे याद रखें, अपवर्ड रिवैल्यूएशन एसेट की वैल्यू को बढ़ा देती है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है एग्जाम के अंदर कि डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो, तो फिर वो यहाँ पर इस साइड पर आ जाएगी। ये ना हो कि आप, मैंने रिवैल्यूएशन यहाँ लिखा हुआ है तो आपके जैसा चूंकि आपने यहाँ लिखा था तो मैंने यहाँ इसको डेबिट साइड पे डाल दिया। अपवर्ड और डाउनवर्ड का चक्कर देखते हैं। लीज एडिशन यानी राइट ऑफ यूज, अगर कोई IFRS 16 के अकॉर्डिंगली आपने कोई एसेट लीज पे लिया। ट्रांसफर्स, अभी आपने IAS 40 में पढ़ा था कि अगर कोई एसेट पहले IAS 40 में था, वो IAS 40 से IAS 16 में आ गया, तो आप उसको यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे। इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि वो IAS 16 से 40 में चला जाए, तो फिर आप उसको क्रेडिट साइड पे ले आएंगे कि वो IAS 16 से निकल रहा है। सो लॉजिक यूज कीजिएगा, रट्टा बगैर देखे मत लगाएं। डेप्रिसिएशन एसेट की वैल्यू को रिड्यूस कर देता है, इसलिए क्रेडिट साइड पे आ रहा है। डिस्पोजल्स एसेट को रिड्यूस कर देते हैं, क्रेडिट साइड पे आ रहा है। तो कैश एडिशंस यानी ये परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है जो एज अ बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, और इसको आप ले जाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग है जो कि रेगुलरली आपके पास टेस्ट होती है। इसी तरीके से ये आप कॉस्ट वाला अकाउंट भी बना सकते हैं। फर्क ये कि ऊपर सारी कैरिंग वैल्यूज हैं, नीचे सारी कॉस्ट होंगी, इसलिए इसमें डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, बाकी अकाउंट जो है वो सेम होगा। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट की भी हमें जरूरत पड़ सकती है अगर हमें चार्ज फॉर द ईयर निकालना हो, यानी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर निकालना हो। तो ओपनिंग बैलेंस ले लें, क्लोजिंग बैलेंस ले लें, अगर एग्जाम में गिवन हो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। अब ओपनिंग और क्लोजिंग तो समझ में आ गया कि ये आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से मिल जाएगा अगर अलहदा से गिवन है तो। ये रिवैल्यूएशन और डिस्पोजल क्या चीज है? आपको याद होगा कि जब हमने रिवैल्यूएशन की थी तो हमने कहा था उस वक्त तक की तमाम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को खत्म कर देते हैं, क्योंकि नई डेप्रिसिएशन चार्ज होती है रीवैल्यूड अमाउंट पे और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे। आपको याद होगा कि जब ऐसे डिस्पोज ऑफ होता है तो हम एक एंट्री करते हैं डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट डिस्पोजल, यानी जब भी डिस्पोजल होता है तो तमाम का तमाम क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन खत्म हो जाता है। तो इसलिए ये आपके पास डेबिट साइड पे आ रही है, क्योंकि क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की नेचर क्रेडिट होती है। जब कोई चीज डी रिकॉग्नाइज हो रही होगी तो वो ऑपोजिट एंट्री होगी, वो डेबिट साइड पर आ जाएगी। तो चार्ज फॉर द ईयर एज अ बैलेंसिंग फिगर निकल आएगा, जिसको हम कहाँ यूज करेंगे? जब हमें डेप्रिसिएशन यहाँ पर ऐड बैक करनी होती है, और सिमिलरली हमें डेप्रिसिएशन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अकाउंट के लिए भी चाहिए होती है। डिस्पोजल का अकाउंट भी हम यूज कर सकते हैं अगर हमें कैलकुलेट करना हो प्रोसीड्स, या कैलकुलेट करना हो लॉस ऑन डिस्पोजल या प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल, व्हाटएवर। जो चीज मिसिंग एग्जाम है वही कैलकुलेट करनी होगी। अब डिस्पोजल की तो आपको एंट्रीज याद है, आप कई दफा बढ़ चुके हैं कि हम एंट्री क्या करते थे? डेबिट कर देते थे डिस्पोजल अकाउंट को, क्रेडिट कर देते थे एसेट को। तो डिस्पोजल का अकाउंट डेबिट हो रहा है एसेट की वजह से, फिर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन को खत्म कर देते थे, डिस्पोजल को क्रेडिट कर देते थे। डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वजह से,
फिर कैश रिकॉर्ड करते थे, डेबिट कैश प्रोसीड्स जो होती थी डेबिट क्रेडिट डिस्पोजल, डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है प्रोसीड्स की वजह से। और फिर अगर होता था आपके पास गेन तो एंट्री हो जाती थी क्रेडिट प्रॉफिट और लॉस, डेबिट डिस्पोजल, डिस्पोजल का अकाउंट डेबिट हो रहा है गेन की वजह से। और अगर लॉस होता था तो डेबिट प्रॉफिट और लॉस क्रेडिट डिस्पोजल, यानी डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है लॉस की वजह से। तो कोई भी फिगर जो भी एग्जाम में मिसिंग हो, इससे हम प्रोसीड्स की फिगर भी निकाल सकते हैं जो कि हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर जाके ऐड कर देंगे, या प्रॉफिट या लॉस की फिगर भी हो सकती है जो कि हमें ऐड बैक करनी पड़ेगी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ऑलराइट, अब हम डिस्कस करेंगे लोन नोट्स। लोन नोट्स आपको पता है इसको हम डिबेंचर्स भी कहते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हमने इसको डिस्कस किया था IFRS 9 में, अगर आपको याद हो। सो ओपनिंग बैलेंस लेंगे, चार्ज फ्रॉम प्रॉफिट और लॉस। ओपनिंग बैलेंस क्यों लेंगे? ओपनिंग बैलेंस आपको कहां से मिलेगा? नॉन करंट लायबिलिटी से मिलेगा। क्लोजिंग बैलेंस भी कहां से मिलेगा? नॉन करंट लायबिलिटी से मिलेगा। चार्ज फ्रॉम प्रॉफिट और लॉस के इंटरेस्ट एक्सपेंस यानी फाइनेंस कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस से मिलेगी। इंटरेस्ट पेड एज अ बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ये वैसे भी आपको समझ आ जाएगा। देखें कि हमारी वर्किंग क्या होती थी, ओपनिंग बैलेंस ऐड कर देते थे इसमें इंटरेस्ट ऑन इफेक्टिव रेट, लेस कर देते थे पेमेंट ऑन कूपन रेट, क्लोजिंग बैलेंस आ जाता था। तो आप खुद देखें ओपनिंग बैलेंस के अंदर इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, ये ओपनिंग बैलेंस के अंदर इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, और फिर क्लोजिंग बैलेंस लेस हो रहा है तो इंटरेस्ट पेड एज अ बैलेंसिंग फिगर निकल आएगा। ये वही स्टेटमेंट फॉर्म को हमने टी अकाउंट में लिख दिया, दैट्स इट, कुछ भी चेंज नहीं है। इसी तरीके से गवर्नमेंट ग्रांट का ओपनिंग बैलेंस, लेकिन एक बात याद रखें, आपको पता था कि ग्रांट को हम स्प्लिट करते थे बिटवीन करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटी। सो दोनों लायबिलिटीज लेंगे, करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी दोनों लेंगे। इसी तरीके क्लोजिंग बैलेंस करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी दोनों लेंगे। फिर रिलीज ऑफ ग्रांट, ग्रांट जब रीपे हो जाती है, आपके पास अमोर्टाइजेशन, जब आप डिफर्ड इनकम को डेबिट करके इनकम बना रहे होते हैं, वो भी आपकी लायबिलिटी को रिड्यूस कर रहा होता है। तो रिसीट ऑफ ग्रांट यानी कितना कैश रिसीव हुआ है गवर्नमेंट से एज अ बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट हो जाए। और ये गवर्नमेंट ग्रांट की जो रिसीट ऑफ ग्रांट है ये कहां जाएगी? ये हमने पढ़ा था इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर। आपके पास आ जाएगा रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट, हम यहाँ पे आके ऐड कर देंगे। इसी तरीके से लीज लायबिलिटीज, अगेन लीज लायबिलिटी को भी डिवाइड कर देते हैं बिटवीन करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी दोनों लेंगे, करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी दोनों लेंगे। फिर आपके पास न्यू लीजेस, जब न्यू लीजेस होती थी एंट्री क्या होती थी? डेबिट राइट ऑफ यूज, क्रेडिट लीज ऑब्लिगेशंस। जब लीज पे एसेट लेते हैं तो लीज ऑब्लिगेशंस बढ़ जाती हैं। लायबिलिटीज रीपेड, कितनी लायबिलिटी आपने लीज की पे की है, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से लेस हो जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपके पास शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम का अकाउंट है। ओपनिंग बैलेंस लेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से, शेयर कैपिटल प्लस शेयर प्रीमियम। कन्वर्टेबल क्या चीज है? IFRS 9 के अंदर हमने पढ़ा था कि वो बॉन्ड जिसमें बॉन्ड होल्डर के पास ऑप्शन है कि वो कैश ले ले या शेयर्स ले ले। फिर क्लोजिंग बैलेंस शेयर कैपिटल प्लस शेयर प्रीमियम, कैश फ्रॉम द इश्यूएंस ऑफ शेयर्स यानी शेयर की इश्यूएंस पे कितना कैश आया, बैलेंसिंग फिगर निकल आएगा जो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर जाके ऐड कर देंगे। सो याद रखें कि जब तक आपको ये अकाउंट्स याद नहीं है तब तक आप फिगर्स कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। और मैंने आपको एक एक अकाउंट की लॉजिक एक्सप्लेन कर दी, रट्टा भी लगाएं लेकिन याद रखें कि ये डेबिट और क्रेडिट क्यों हो रहा है। ये सारी फिगर्स आपको याद होनी चाहिए। अगर ये फिगर्स आपने सही कैलकुलेट की देन यू विल बी एबल टू पुट दैट in the main performer. So this is all about the statement of the cash flows.